दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, ओम बिरला एक बार फिर से सत्ताधारी गठबंधन की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष पद के दावेदार होंगे। नामांकन भी उन्होंने भर दिया है, लेकिन इस बार ओम बिरला की ताजपोशी करा पाना एनडीए के लिए जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल ओम बिरला के द्वारा संसद को चलाए जाने और चलवाए जाने की कोशिश है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश की सबसे बड़ी पंचायत में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार को चलाने के साथ साथ संसद को चलाने की अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी भी बरास्ते ओम बिरला पिछली लोकसभा में निभाई गई थी, क्या उसी तरह से इस लोकसभा को हाँका जाएगा? देश की सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा में क्या 78-80 सांसदों को एक बार निलंबित करने की प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी? क्या माइक म्यूट कर देने जैसी कथित घटनाओं के लिए फिर से जमीन तैयार की जाएगी? याद रखिए, 250 सांसदों वाला विपक्ष लोकसभा में मौजूद है और इस बार किसी भी तरह की कोशिश, भले ही वेल में कूदने के लिए वेल नहीं बनाया गया हो, संसद में वेल में पर्याप्त जगह नहीं हो, लेकिन इस देश की संसद में, लोकतंत्र में आवाज उठाना, काम रोको प्रस्ताव लाना, संसद में वेल में आकर विरोध करना जो विपक्ष का अधिकार रहा है, कहीं ऐसा न हो जाए कि स्पीकर को छोड़कर और नेता सदन को छोड़कर सबको सस्पेंड करने की नौबत स्पीकर को आ जाए। इस तरह से अब स्पीकर के द्वारा संसद को चलाया जाना मुमकिन नहीं लगता, जिस प्रकार से पिछली लोकसभा को चलाया गया। 150 सांसदों को संसद के दोनों सदनों से निलंबित करके भारतीय न्याय संहिता के बिल को मंजूरी दिलाई गई थी। क्या इस तरह से संसद में कानून बनता है? और उसी न्याय संहिता को लेकर तय है कि इस सदन में भी 18वीं लोकसभा में भी हंगामा होगा। ये तय है कि नीट को लेकर हंगामा होगा। ये तय है कि हिंडनबर्ग का मुद्दा फिर से उठेगा। ये भी तय मानिए कि इस देश में जनता से जुड़े तमाम ऐसे सवाल जिसमें क्रोनिक कैपिटलिज्म के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए सत्ता के बड़े बड़े थैलीशाहों के साथ तथा कथित गठजोड़ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जो पूरी कवायद इस देश में रची गई, उस कवायद को रचने वाले लोग स्वाभाविक है कि सदन को उसी तरह से चलाना चाहते होंगे जिस तरह से पिछले 10 सालों में चलाया गया। लेकिन ये लोकसभा बदली सी है। इस लोकसभा में 37 सांसदों के साथ अखिलेश यादव मौजूद है, तो 100 सांसदों के साथ, लगभग 100 सांसदों के साथ राहुल गांधी भी मौजूद है। इसी लोकसभा में 29 सांसदों के साथ ममता बनर्जी भी मौजूद है, तो इसी लोकसभा में 25 से ज्यादा सांसदों के साथ दक्षिण में तमिलनाडु से अकेले गैर भाजपा विपक्ष मौजूद है। और इसी लोकसभा में महाराष्ट्र से लगभग पूरा महाराष्ट्र विपक्ष के रूप में दिखाई देता है। गिने चुने लोग महाराष्ट्र सत्ता पक्ष में दिखाई देंगे। तो द्वारका से पुरी तक दिख रहा सत्ता पक्ष पूरे देश की सियासत को उस तरह से प्रभावित कर देगा जिस तरह से प्रभावित करने की कोशिश पिछले 10 सालों में की गई, उसकी गुंजाइश कम दिखती है। मगर सवाल उससे बड़ा है, बहुत बुनियादी सवाल है कि आखिर 240 सांसदों की भारतीय जनता पार्टी और 292 सांसदों का एनडीए गठबंधन, क्या उसके पास ओम बिरला के अलावा बाकी 291 लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे लोकसभा अध्यक्ष बनाया जा सके? क्या कमी थी रविशंकर प्रसाद में? क्या कमी थी राधा मोहन सिंह में? सवाल उठता है, क्या कमी थी जगदीश शेट्टार में? क्या कमी थी फग्गन सिंह कुलस्ते में? तमाम ऐसे लोग थे। और तो और कुछ लोग ऐसे हैं जो मंत्री बना दिए गए हैं, उनमें से ही मसलन नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, क्या कमी थी इन लोगों में? ये लोग भी लोकसभा अध्यक्ष हो सकते थे। लोकसभा अध्यक्ष के लिए कोटा के सांसद ओम बिरला पर ही फिर से एतबार किया जाना आखिर दर्शाता क्या है? सत्ता पक्ष की प्राथमिकता क्या है? जबकि पिछले कार्यकाल में, ओम बिरला के पिछले कार्यकाल में बतौर अध्यक्ष उनके क्रियाकलाप को देखते हुए विपक्ष कतई संतुष्ट नहीं था। विपक्ष की स्थिति वो नहीं थी जो सोमनाथ चटर्जी के जमाने में भारतीय जनता पार्टी रूपी विपक्ष उनके साथ बतौर अध्यक्ष उनके कार्यकाल की प्रशंसा कर रहा हो, या भैरव सिंह शेखावत के राज्यसभा के सभापति रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने जैसे उनकी विपक्ष में रहने के बावजूद प्रशंसा की हो। उस तरह का कार्यकाल ओम बिरला का नहीं रहा था। वो विपक्ष का भरोसा हासिल नहीं कर पाए थे। वो सत्ता पक्ष के इशारे पर कथित तौर पर काम करने वाले प्रतिनिधि के तौर पर विपक्ष के रूप में पहचाने जा रहे थे।
और कई सारे उदाहरण भी विपक्ष के पास इसके मौजूद हैं। आखिर राहुल गांधी की आनन फानन में सदस्यता खत्म करने की बात क्यों की गई? आखिर महुआ मोइत्रा का मामला क्यों इतना बड़ा हो गया? क्यों उनकी सदस्यता चली गई? भाजपा के किसी सांसद की सदस्यता क्यों नहीं गई? ओम बिरला के बतौर अध्यक्ष पिछले कार्यकाल में जब दानिश अली के प्रति एक बेहद निहायत घटिया बयानबाजी सदन के अंदर जिस प्रकार से रमेश विधुड़ी ने की थी, उनकी सदस्यता क्यों नहीं गई थी? उन्हें निलंबित तक नहीं किया गया। यह कैसे हुआ था? उस भाषा को क्या कोई समर्थन उसका कर सकता है जो बातें रमेश विधुड़ी ने कही थी दानिश अली के लिए? ये सारे सवाल ओम बिरला के कार्यकाल पर एक धब्बे के रूप में मौजूद हैं और उन्हीं ओम बिरला को बदली हुई परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से 32 सीट पीछे है, उस दौर में भी ओम बिरला को ही अध्यक्ष बनाया जाना क्या सदन को अपने हिसाब से हाँकने की कोशिश नहीं है? क्या विपक्ष की आवाज को एक बार फिर दबाए जाने की कवायद नहीं है? इन सब से आगे बढ़कर कुछ और सवाल है जिस तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है। पहली बात कि आखिर दल बदल कानून को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि इस पर एक व्यापक बेंच बनाने की जरूरत है। चंद्रचूड़ साहब अब 6 महीने बाद रिटायर होंगे। 6 महीने से भी कम वक्त है, 4-5 महीने ही बचे हुए हैं, जबकि 1 साल पहले, तकरीबन 13 महीने पहले वो कह चुके हैं महाराष्ट्र के मामले पर कि 10th शेड्यूल के अधीन जो दल बदल कानून है उसके प्रावधानों के ऊपर एक ज्यादा बड़ी बेंच की जरूरत है। वो बेंच अब तक बनी नहीं है। पता नहीं चंद्रचूड़ साहब अपने कार्यकाल में उस बेंच को बना पाएंगे और उस पर कोई लैंडमार्क जजमेंट दे पाएंगे। फिलहाल तो इसकी गुंजाइश कम लगती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा जिस प्रकार से मंत्रालय के बंटवारे, जिस प्रकार से सरकार के गठन और जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष के सिलेक्शन के में दिखी है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि 240 के आंकड़े को 272 तक कैसे पहुंचाया जाए या कम से कम 272 के और करीब कैसे पहुंचाया जाए जिससे सरकार एक सुरक्षित स्थिति में पहुंच सके, सरकार गिरने के खतरे को कम किया जा सके। उस कवायद के लिए तो लोकसभा अध्यक्ष पद पर ओम बिरला की दोबारा तैनाती नहीं की गई है। लोकसभा अध्यक्ष का पद एक बेहद सम्मान का पद होता है, लेकिन इस देश में चाहे कोई भी पद हो, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, खुद चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि आलोचना का अधिकार नागरिक के पास है। लोग चाहें तो न्यायालय की भी, उनके निर्णयों की भी आलोचना कर सकते। सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कौन सी पार्टी निशाने पर ली जाएगी या ली जा सकती है जिसके 2/3 सदस्यों को मौजूदा दल बदल कानून जो 2/3 सदस्यों की दल बदल को अनुमति प्रदान करता है, उसके तहत उस दल को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या को 240 से आगे ले जाया जा सके। पहला निशाना स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड है। क्या जनता दल यूनाइटेड तोड़ दी जाएगी? क्या जनता दल यूनाइटेड के 12 में से कम 8 सांसदों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपनी संख्या को 240 से आगे बढ़ाकर 248 ले जाना चाहेगी? क्या टीडीपी के जो 16 सांसद हैं, टीडीपी के 16 सांसदों में से 11 को यानी 2/3 को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपनी संख्या को और आगे ले जाना चाहेगी? क्या एनसीपी को तोड़ने की कोशिश होगी? क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना जिसके 9 सांसद हैं, उनके कम से कम 6 लोगों को तोड़ा जाएगा? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कवायद तो जरूर है। क्या राष्ट्रीय जनता दल में टूट की कवायद की जाएगी? क्योंकि आज की तारीख में 2-3 चीजें साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के 2/3 को तोड़ना बेहद मुश्किल काम है। समाजवादी पार्टी से 2/3 को तोड़ना बेहद मुश्किल काम है। 37 सांसद है उसके। समाजवादी पार्टी से कम 25 लोगों को तोड़ना होगा, जो असंभव सा काम दिखता है। ठीक इसी तरीके से देखें, डीएमके को तोड़ना बीजेपी सोच भी नहीं सकती, सपने में भी नहीं सोच सकती कि डीएमके को तोड़ दे। ममता बनर्जी की पार्टी को नहीं तोड़ा जा सकता, तो तोड़ने के लिए निशाने पर कौन हो सकता है? बीजू जनता दल से लोकसभा में कोई जीत कर आया नहीं है। तोड़ने के लिए जो निशाने पर पार्टियां हैं, स्वाभाविक है जनता दल यूनाइटेड है, सबसे वल्नरेबल सेक्शन उसे माना जा रहा है, क्योंकि उसे तोड़कर, भले ही वो सहयोगी दल है, लेकिन सहयोगी दलों को तोड़ने की तो रवायत पहले से रही है। जनता दल यूनाइटेड तब भी भाजपा का सहयोगी दल था
जब अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के 7 में से 6 विधायकों को बीजेपी में शामिल करवा लिया गया था, तब जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के खिलाफ नहीं था, बीजेपी के सहयोगी दल के तौर पर था, लेकिन उसके विधायकों को तोड़ा गया। तो जो परंपरा पूर्व में दिखाई गई है, और यही जनता दल यूनाइटेड जब समता पार्टी के रूप में मौजूद थी तो 2001 या 2002 का साल था, मणिपुर में समता पार्टी के मुख्यमंत्री राधा विनोद कोइजम की सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। तो तोड़ने के लिए सबसे पहला और आसान शिकार, टूटेगी नहीं टूटेगी वक्त बताएगा, लेकिन सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड पर निशाना साधा जा सकता है, टीडीपी पर निशाना साधा जा सकता है, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, एनसीपी है, ऐसी ही पार्टियां हैं, 3 सांसद आम आदमी पार्टी के भी हैं, हो सकता है कि वहां भी डोरे डाले जाएं। कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी बात अलग है, लेकिन डोरे डालने से भला कोई बाज आता है क्या? ठीक इसी तरीके से जयंत चौधरी भले ही सरकार में शामिल है, उनकी पार्टी के सांसद को भी तोड़ने की कवायद हो सकती है। तो इन सब कामों के लिए, और ये सारे काम स्मूथ तरीके से अंजाम दे दिए जाएं, इस काम के लिए ही तो ओम बिरला को नहीं दोबारा उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, ताकि जल्द से जल्द सरकार अपनी इनसिक्योरिटी की भावना से बाहर निकलने की कवायद कर सके और नंबर गेम में इंडिया गठबंधन के ऊपर एक साइकोलॉजिकल बढ़त बना सके, मनोवैज्ञानिक बढ़त बना सके। दूसरा सवाल, सुमित्रा महाजन के अध्यक्ष रहते हुए नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री पहले कार्यकाल में आप सब ने देखा कि आधार को मनी बिल बनाकर पास कर लिया गया, क्योंकि राज्यसभा का नंबर गेम बीजेपी के अनुकूल नहीं था, और राज्यसभा में मनी बिल बना देने के बाद किसी बिल को राज्यसभा से पारित कराए जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोकसभा से ही पारित हो गया, कानून बन गया। तो आधार से संबंधित कानून को, यूआईडी आधार से संबंधित कानून को मनी बिल बनाकर पास करने का अनोखा कारनामा मोदी सरकार के दौर में ही हुआ। अब राज्यसभा का गणित भी बिगड़ने के चांसेस है, क्योंकि आज ही नवीन पटनायक ने अपने सांसदों को, 9 सांसद हैं उनके राज्यसभा में, अपने सांसदों को सीधा निर्देश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभानी है, सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभानी है, भारतीय जनता पार्टी के किसी विधेयक का समर्थन नहीं करना। राज्यसभा के नंबर गेम में कई बार नवीन पटनायक की पार्टी बीजेपी का रेस्क्यू ऑपरेशन करती आई है, बीजेपी के लिए संकट मोचन की भूमिका निभाती आई है। आज नवीन पटनायक भी खिलाफ दिख रहे हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी राज्यसभा में होने के बावजूद नंबर गेम में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए बिना नवीन पटनायक के बहुत दूर दिखाई देता है। तो जब राज्यसभा में दूर दिखाई देता है तो कुछ ऐसे विधेयक तो नहीं है जिसे फिर से मनी बिल बना करके, फिर से धन विधेयक बना करके राज्यसभा से बचा कर लोकसभा से ही पास कराने की जरूरत है। और इसी के लिए तो ओम बिरला जैसे अध्यक्ष की जरूरत नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष की पद के ऊपर, उस पद की गरिमा के ऊपर मैं सवाल नहीं उठा रहा, हम उठा भी नहीं सकते, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का आचरण यदि इस देश में किसी भी व्यक्ति की नजर में विवादास्पद हो, और खासकर विपक्ष के बीच विवादास्पद आचरण हो, तो निश्चित तौर पर उस बात पर चुप भी नहीं रहा जा सकता। तो इस परिस्थिति में ओम बिरला को जहां चुनाव लड़ाया गया, उनके सामने इंडिया गठबंधन की तरफ से 8 बार से सांसद, केरल के नेता, दलित नेता के सुरेश को सामने उतारा गया है। 26 साल बाद मुकाबले की नौबत आई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुकाबले की नौबत आ गई? राहुल गांधी की माने तो राजनाथ सिंह ने फोन किया था मल्लिकार्जुन खड़गे को, और राजनाथ सिंह ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया तो स्पीकर के पद पर सहमति बनाने की बात की। उसके बाद डिप्टी स्पीकर का पद जब विपक्ष को देने की बात थी तो राजनाथ सिंह ने कहा कि दोबारा फोन करता हूं, फोन नहीं किया, बकौल राहुल गांधी ये बातें आई। यानी डिप्टी स्पीकर का पद जो कांग्रेस की सरकार में, चाहे नरसिम्हा राव की सरकार रही हो, मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नेता मल्लिकार्जुनैया विपक्ष के लोकसभा के डिप्टी स्पीकर बने, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, उस दौर में भी भाजपा नेता करिया मुंडा को दिया गया डिप्टी स्पीकर का पद। वो पद, उपाध्यक्ष का पद भी बीजेपी को, कांग्रेस को देने के लिए, मुख्य विपक्षी दल को देने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति बनी हुई है। सदन के अंदर तानाशाही चलती रहे, सदन के अंदर
सदन ना होकर वो भारतीय जनता पार्टी की का जयकारा लगाने वाले एक जुलूस में तब्दील होती हुई दिखाई दे, ये माहौल बना रहे, क्या इसके लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है? कारण क्या है? पिछली बार भी अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन सरकार ही बनाई थी, लेकिन तब अध्यक्ष का पद टीडीपी को दे दिया था। जेएमसी बालियोगी अध्यक्ष बने थे। मनमोहन सिंह ने भी गठबंधन सरकार बनाई थी, तब भी उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का पद कम्युनिस्ट पार्टी के सीपीएम के नेता सोमनाथ चटर्जी को दे दिया था, किसी कांग्रेसी को नहीं दिया था। 13 दिन की सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी की पहली बार बनी थी, तब तो लोकसभा अध्यक्ष का पद कांग्रेस पार्टी के नेता पीएस संगमा को दे दिया गया था। अब आज गठबंधन का दौर है, तो क्या गठबंधन के दौर की उस पुरानी रवायत को बनाए रखने में नरेंद्र मोदी सरकार की दिलचस्पी नहीं है? और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके मायनों को समझा जा सकता है। पहला कारण जो साफ साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ मचाकर, दूसरे दलों में तोड़ फोड़ मचाकर अपनी संख्या को 240 से आगे ले जाना चाहती है। दूसरा कारण, कई सारे बिलों पर राज्यसभा में ले जाने की नौबत ना आए, बदली परिस्थितियों में उसे मनी बिल बनाकर लोकसभा से ही पास कराकर कानून बना दिया जाए। तीसरी संभावना ये दिखाई दे रही है, जो पिछली बार दिखाई दी, कि जिस सांसद के ऊपर या जब कोई बिल पारित होने में दिक्कत हो, असहमति की आवाज उठे, तो उस परिस्थिति में एक बार मास एक्सपल्सन कर दिया जाए, एक बार 100-150 लोगों को, हो सके तो 250 के विपक्ष को सस्पेंड कर दिया जाए। यही कवायद तो नहीं चल रही है। कई सारे कारण हैं जिसमें आमतौर पर यही देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति बहुमत के दौर में भी विवादों में आ जाता है, किसी व्यक्ति के काम करने का तरीका भले ही वो सही ही क्यों ना हो, अगर विवादों में घिर जाता है, तो बहुमत की सरकारें भी उस व्यक्ति को विड्रॉ करती रही है, बहुमत की सरकार भी उसका रिप्लेसमेंट लाती रही है, उसकी जगह नए व्यक्ति की नियुक्ति को प्राथमिकता देती रही है। लेकिन आज जब इतने सारे उदाहरण मौजूद हैं, जहां किसी के माइक म्यूट कर दिए जाने का आरोप लगता हो, जहां कैमरा घुमा दिए जाने का आरोप लगता हो, जहां किसी को सस्पेंड कर दिए जाने का आरोप लगता हो, जहां विपक्ष के भाषण के बीच आसन की तरफ से टोका टाकी की परंपरा को नए रूप में परिभाषित कर और उसे सबके सामने पेश करने की पूरे मामले का आरोप लगता हो, और जहां मास एक्सपल्सन का, एक साथ निलंबन का आरोप जिस समय में जिस आसन के ऊपर हो, उसी व्यक्ति को एक बार फिर से आसन पर बिठा दिया जाए। लोकतंत्र में जहां आम सहमति को ही प्राथमिकता दी जाती है, चाहे सरकार बहुमत की हो या अल्पमत की हो, हर दौर में आम सहमति को प्राथमिकता दी जाती रही है, वहां आम सहमति की रवायत को कुचल देने की कवायद करते हुए यदि कोई सरकार दिखाई दे, तो सरकार की नीति और नीयत, इन दोनों पर सवाल उठने स्वाभाविक हो जाते हैं। देखते हैं ओम बिरला चुनाव जीतते हैं या के सुरेश चुनाव जीतते हैं। मुकाबला दिलचस्प होगा। इंडिया गठबंधन के लिए के सुरेश जीते या ना जीते, इंडिया गठबंधन के लिए के सुरेश को चुनाव लड़ाने के पीछे जो सबसे बड़ी मानसिकता बताई जा रही है, वो यही है कि इस सरकार को कब गिराया जा सकता है, उसका एक पुख्ता नंबर देख लिया जाए। 234 लोग इंडिया गठबंधन से चुनाव जीते थे। क्या यह संख्या 248 या 250 तक पहुंच गई है? जो सरकार के विरोध में खड़े सांसद हैं, यानी इंडिया गठबंधन के स्टैंड के साथ खड़े सांसद हैं, उनके सांसदों की संख्या अगर वाकई 245 के पार चली गई है या 250 के करीब पहुंच गई है, तो तय मानिए कि अगर इतना बड़ा नंबर इंडिया गठबंधन को दिख गया, तो नरेंद्र मोदी सरकार चंद महीनों की सत्ता में बने रहने के लिए मेहमान है। चंद महीनों के लिए, क्योंकि फिर शरद पवार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, किसी को भी कांग्रेस की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद की होड़ में नहीं है। आपके पास यदि नंबर है तो आप इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए स्वतंत्र है और खेल खेलने के लिए स्वतंत्र है। इस सरकार से निजात दिलाने का क्रेडिट कांग्रेस पार्टी खुद ना लेकर के उन दलों के ऊपर सेहरा बांधने के लिए तैयार हो सकती है, जो दल, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हो या एनडीए गठबंधन के क्षेत्रीय दल, किसी के ऊपर सेहरा बांधने के लिए तैयार हो सकती है। अध्यक्ष के चुनाव में एक तरफ ओम बिरला का विरोध और दूसरी तरफ नंबर गेम में अपने फाइनल नंबर की काउंटिंग, ये दोनों महत्वपूर्ण पहलू हैं। और इन दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं को साधने के लिए इंडिया गठबंधन ने एक दलित नेता को आगे रखकर
एक तीर से शहर मात के खेल में कई सारे प्यादे और कई सारे वजीर सबको एक साथ देख लेने की जो रणनीति बनाई है, उसमें नतीजा चाहे जो भी हो, परिणाम चाहे जो भी हो, उसके बाद की सियासत, अध्यक्ष के चुनाव के बाद की सियासत और ज्यादा दिलचस्प रूप में सामने आने वाली है। तो देखते रहिए। इस दिलचस्प सियासी नजारे को देखने के लिए लंबे समय बाद गठबंधन और न्यूनतम साझा कार्यक्रम और कोऑर्डिनेशन, इन सारे शब्दों को सुनाने के लिए इस देश की जनता जितनी बधाई की पात्र है, उससे ज्यादा बधाई के पात्र जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का आचरण आगामी संसद में रहने वाला है। कौन बिकता है, कौन नहीं बिकता है, खरीद फरोख्त की बात और खरीद फरोख्त की रवायत ये तो 1994 से सुनने में आ रही है, लेकिन अब ये रवायत बंद होगी या नए सिरे से पुनर्परिभाषित होगी, ये भी देखा जाना है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।